गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार क्लास में। और मैं हूं सूर्य प्रकाश शर्मा। हम लोग पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड पॉलिटिकल साइंस, पेपर्स फर्स्ट, और उसमें हम पढ़ रहे हैं ब्रिटिश संविधान। और आज का हमारा टॉपिक है विधि का शासन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ या विधि का शासन की जो अवधारणा है या जो सिद्धांत है, वो ब्रिटिश शासन की एक विशेषता है। I would rather say it's a prominent feature of the British Constitution। अर्थात कहना यह चाहिए कि ये ब्रिटिश शासन व्यवस्था का एक प्रमुख लक्षण है, बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। और अगर दुनिया भर की शासन व्यवस्थाओं के लिहाज से देखें तो ये ब्रिटिश शासन व्यवस्था की ओर से एक बड़ा गिफ्ट है दुनिया को, जो उन्होंने दिया है। अर्थात रूल ऑफ लॉ जो है वो आधुनिक समय में ब्रिटिश शासन की देन है। इसका सीधा सा अर्थ अगर हम देखें क्या होता है, तो वो ये है कि शासन कानून का होना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष का शासन नहीं होना चाहिए। अगर हम इस अवधारणा के इतिहास की बात करें तो वैसे तो ये एक आधुनिक कॉन्सेप्ट है जिसका प्रयोग 16वीं-17वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन ये विचार कि शासन कानून का होना चाहिए ये बहुत पुराना है। अगर हम प्राचीन से देखना शुरू करें तो यूनान की बात अगर हम करते हैं तो यूनान में हमको दो विचारधाराएं देखने को मिलती है। पहले प्लेटो की विचारधारा है, जो एक दार्शनिक राजा को सत्ता सौंपने के पक्ष में है और उस पर कानून के बंधन नहीं लगाना चाहता, कानून से मुक्त रखना चाहता है उसको। ये दार्शनिक राजा की अवधारणा थी। इसके ठीक विपरीत उसके शिष्य अरस्तु ने इसके ठीक विपरीत जो है विपरीत दृष्टिकोण प्रतिपादित किया है, जिसका अर्थ है इसके ठीक विपरीत अरस्तु ने जो दृष्टिकोण प्रतिपादित किया है वो है कि कानून का शासन होना चाहिए, शासन कानून के अनुसार होना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा के अनुसार नहीं होना चाहिए। इसी बात को अरस्तु ने कहा है कि इट इज बेटर टू बी गवर्न्ड बाय लॉ देन एनी वन ऑफ द सिटीजन्स, कि नागरिकों में से किसी एक का शासन होने के बजाय कानून का शासन होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं प्राचीन रोम की, तो एक बड़े प्रसिद्ध विचारक हुए हैं सिसरो। सिसरो कहते हैं कि वी आर सर्वेंट्स ऑफ द लॉ इन ऑर्डर टू बी फ्री, अर्थात हम स्वतंत्र होने के लिए कानून के सेवक हैं, अर्थात कानून के अनुसार काम होना चाहिए। बीच का युग मध्य युग था, वो एक डार्क एज कहते हैं पॉलिटिकल साइंस के लिहाज से हम, तो उसमें इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद 17वीं शताब्दी में एक विचारक हुए स्कॉटलैंड में, एक उन्होंने एक किताब लिखी लेक्स रेक्स। ये लैटिन शब्द है लेक्स रेक्स दोनों, इसका मतलब होता है लॉ इज किंग, कानून ही राजा है। इससे पहले जो धारणा प्रचलित थी वो थी रेक्स लेक्स, यानी राजा ही कानून है, राजा का आदेश ही कानून है। आपको पता है राजा के दैवीय अधिकारों का सिद्धांत प्रचलित था वहां पर, और ये माना जाता है कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, वो जो कहता है वही कानून है आम जनता के लिए। इसके ठीक विपरीत सैमुअल रदरफोर्ड ने लेक्स रेक्स का दृष्टिकोण प्रतिपादित किया सन 1644 में। आगे चल करके जॉन लॉक, ट्रू ट्रीटाइजेस और गवर्नमेंट में उन्होंने इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया। इसी तरह से मॉन्टेस्क्यू जो एक फ्रेंच विचारक थे, द स्पिरिट ऑफ लॉज अपनी किताब थी उनकी, उसमें इन्होंने इसी दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया। सबसे बड़ा योगदान इस दिशा में था एवी डाइसी, जिन्होंने इस दृष्टिकोण को स्पष्ट किया, इस अवधारणा को के अर्थ को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया। डाइसी के अनुसार विधि के शासन की अवधारणा 3 बातों पर आधारित है। सबसे पहली बात तो ये कि विधि सर्वोच्च है, अर्थात कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है, कानून के ऊपर नहीं है। शासन कानून का होगा, किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा अनुसार नहीं चलेगा। राजा भी कानून के अधीन है, इसका अभिप्राय यह है। कानून सर्वोपरि है। जो राजा है, उसके अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, मंत्री हैं, वो सब कानून के अनुसार हैं, कानून के
अनुसार उन्हें काम करना है, कानून के ऊपर नहीं है। दूसरा अर्थ इसका यह है कि सभी नागरिकों के लिए विधि की समान व्यवस्था होगी, यानी सभी लोगों के लिए, चाहे वो नागरिक हो चाहे शासक हो, सभी के लिए विधि की समान व्यवस्था प्रचलित होगी और सभी लोग उसी विधि के अनुसार नियमित और नियंत्रित किए जाएंगे। ब्रिटेन में प्रशासनिक न्यायालयों जैसी कोई चीज अलग से प्रचलित नहीं है। फ्रांस में जो है प्रशासनिक न्यायालयों का कॉन्सेप्ट वहां पर है, अर्थात सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग से न्यायालय बनाए गए हैं, जबकि ब्रिटेन में ऐसा कोई दृष्टिकोण प्रचलित नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वहां सभी के लिए एक न्यायालय है, एक कानून है, फिर चाहे वो राजा हो, मतलब राजा नहीं, राजा को छोड़ देते हैं एक तरफ हम, राजा के लिए कुछ अलग से व्यवस्था है, उसकी चर्चा आगे करेंगे हम। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे न्यायाधीश हो, कोई भी हो, सबके लिए एक कानून, एक न्यायालय है। और तीसरी बात यह है कि विधि के शासन की जो का व्यवस्था अवधारणा है वो व्यक्ति के अधिकारों पर बल देती है कि व्यक्ति के कुछ मूलभूत अधिकार होंगे जिनसे उसको वंचित नहीं किया जाए। तो ये तीन दृष्टिकोण प्रतिपादित किए हैं डायसी ने विधि के शासन की अवधारणा के अंतर्गत। तीन बातें उन्होंने बताई हैं। पहला कि कानून सर्वोच्च होगा, कोई व्यक्ति विशेष की इच्छा से शासन नहीं चलेगा, कानून के अनुसार चलेगा। दूसरी बात कि एक ही प्रकार की कानूनी व्यवस्था होगी, एक प्रकार की न्यायिक व्यवस्था होगी सभी लोगों के लिए, सभी लोग उसके अधीन होंगे। और तीसरी बात, ये व्यक्तिगत अधिकारों पर बल देने वाली व्यवस्था है। वैसे विधि के शासन के संबंध में जो है दो प्रकार के दृष्टिकोण प्रचलित हैं, एक औपचारिक दृष्टिकोण और दूसरा तात्विक दृष्टिकोण। जो औपचारिक दृष्टिकोण है वो सिर्फ इस बात पर बल देता है कि सबके लिए एक जैसा कानून हो, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून ना हो। तो अगर ऐसी व्यवस्था है तो वो इसके लिए विधि का शासन के लिए पर्याप्त मानते हैं। जो तात्विक अवधारणा है विधि के शासन की, वो व्यक्ति के अधिकारों पर बल देती है। और एक तीसरे दृष्टिकोण जो फंक्शनल अप्रोच भी है इसके संबंध में, कार्यकारी दृष्टिकोण, वो ये कहता है कि जहां पर जिस व्यवस्था में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के जितने कम विशेषाधिकार होते हैं, डिस्क्रिप्शन होता है उनके पास, जितना कम स्वविवेकीय शक्तियां होती है, वहां पर वो विधि के शासन के ज्यादा निकट है वो व्यवस्था। और इसके ठीक विपरीत जहां पर अधिक डिस्क्रिप्शन या स्वविवेक होता है अधिकारियों कर्मचारियों के पास, वो विधि के शासन से उतना ही दूर चली जाती है व्यवस्था। तो ये संक्षेप में विधि के शासन का दृष्टिकोण है। अब हम बात करते हैं विधि के शासन की सीमाएं। पहली सीमा तो ये है कि अधिकारियों के जो है स्वविवेकीय शक्तियां दी जाती हैं, वो विधि के शासन के खिलाफ है। सभी व्यवस्थाओं में कुछ न कुछ सीमा तक स्वविवेकीय शक्तियां होती है अधिकारियों के पास, और जिस सीमा तक ये शक्तियां होंगी उस सीमा तक ये विधि के शासन के खिलाफ है। दूसरी बात, ब्रिटेन में सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को एक विशेष स्थिति प्राप्त, विशेष सुरक्षा प्राप्त है। 1882 का जो लोक सेवक की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाया गया था, उसमें ये प्रावधान है कि किसी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ जो है कोई कार्रवाई जो है अपराध, कोई उसकी त्रुटि के लिए 6 महीने के अंदर उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, उसके बाद नहीं की जा सकती, यानी एक विशेष स्थिति उसको प्राप्त है। तीसरा है प्रदत्त व्यवस्थापन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, अर्थात संसद, जैसे मैंने पहले भी बताया था, संसद पढ़ रहे थे जब हम, कि संसद विधि बनाती है और उस विधि को क्रियान्वित करने के लिए जो नियम उपनियम बनाने की शक्ति जो है वो अधिकारियों को प्रत्यायोजित कर दी जाती है। ये भी एक प्रकार से विधि के शासन पर सीमा है, क्योंकि जिन अधिकारियों को उसे लागू करना है वे ही उसके लिए नियम कानून बनाते हैं। तो एक ये बड़ी विधि के शासन को सीमित करता है। एक और बड़ी सीमा है, वो है ब्रिटिश सम्राट जो है विधि के शासन से ऊपर है, उसके खिलाफ कोई कानून, उसके खिलाफ कोई किसी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसी तरह से विदेशी राजदूतों और विदेशी को जो है कुछ विशेष उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं, विदेशी कर्मचारियों अधिकारियों को कुछ विशेष उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों से पर आधारित हैं। इसके अतिरिक्त सेना के जो सदस्य होते हैं, सैन्य बलों के जो सदस्य होते हैं, उन पर सैन्य कानून लागू होता है, साधारण कानून लागू नहीं होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आज के समय में ब्रिटिश
शासन व्यवस्था में जो विधि का शासन की जो का सिद्धांत है उसके कई अपवाद हैं, लेकिन फिर भी ये एक बड़ी देन है दुनिया भर को। भारत और अमेरिका जैसे जो लोकतांत्रिक देश हैं उन्होंने इस विचार को अपनाया है और अपने अपने ढंग से इसको अपने यहाँ लागू किया। अगर भारतीय संविधान की हम बात करें तो अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 जो समानता के अधिकार देते हैं हमें, ये सब विधि के शासन की अवधारणा पर ही आधारित है। इसी तरह से अनुच्छेद 21 भी हम कह सकते हैं विधि के शासन की अवधारणा पर आधारित है। 21, 22 वगैरह सब 14 में जो है कहा गया कि किसी भी राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता और कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये विधि के शासन का आधार है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध किया गया। 16 में राजकीय सेवाओं के संबंध में इस प्रकार के भेदभाव को निषिद्ध किया गया। अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता को निषेध करता है। अनुच्छेद 18 सैनिक एवं शिक्षा संबंधी उपाधियों के अलावा अन्य प्रकार की उपाधियों के वितरण पर रोक लगाता है। तो इस प्रकार से ये सारी जो है चीजें विधि के शासन या समानता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए की गई हैं। अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार देता है और कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त दंडित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 22 में भी इसी प्रकार के प्रावधान है जिसमें गिरफ्तारी से उन्मुक्ति वगैरह दी गई है। तो कुल मिलाकर के विधि के शासन का जो विचार है वो भारतीय संविधान ने ब्रिटिश शासन से अंगीकार किया है। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगर कोई कठिनाई हो तो आप मुझे लिखिए बताइएगा, मैं आपकी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।